स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं 2011 से लेकर 2023 तक के परीक्षाओं में, है ना, विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आपके लिए एक साथ एक ही वीडियो में लाए हैं। और इस वीडियो में लगभग आपको 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वही दोबारा रिपीट होते हैं, दोबारा पूछे जाते हैं। तो लगभग आप 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बना लेंगे, उसका आंसर जान जाएंगे। तो ज्योग्राफी से, पूरे ज्योग्राफी से आपके मैट्रिक के परीक्षा में 25 से 30 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 250 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपका पूछेगा ही पूछेगा। और बार बार आपको बोल रहे हैं कि रिपीट होता है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, है ना। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है, पूरे ज्योग्राफी के सभी चैप्टर का सॉल्यूशन जो मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सब का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके लिए और वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और इसका PDF चाहिए होगा आपको तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे आप क्लिक करेंगे उसके लिंक पर तो आप सीधा टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा एक साथ में, पूरे ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पहला जो चैप्टर है आपका संसाधन एवं उपयोग है। पहला जो चैप्टर है आपका क्या है? संसाधन एवं उपयोग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, साइड में देखेंगे, साइड में आप देखते चलेंगे ये सब परीक्षाओं में, है ना, वर्षों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे 2022 के फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, 2018, 2014, 2019, इस तरह से ये सब पूछे जा चुके हैं। तो यही सब क्वेश्चन रिपीट होंगे, है ना। 250 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप बना लेंगे तो सोचिए उसमें से 30 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आराम से पूछेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव करना। तो जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचाने के लिए सबसे पहली बार, सर्वप्रथम बार जो है 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया में जितने भी संसाधन है उन संसाधनों को क्या किया जाए? बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षण करने के लिए क्या नियम कानून बनाए जाए, इनका मुख्य उद्देश्य था। तो पहला का जो है आंसर ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन एकदम सही होगा। दूसरा है आपका, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको पृथ्वी सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। पृथ्वी सम्मेलन से आपके मैट्रिक के परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। तो देखेंगे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपका ब्राजील देश में पड़ता है, ठीक है। और ये 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील देश में हुआ था। और कब हुआ था? 1992 में हुआ था। दूसरा बात करते हैं सेकंड पृथ्वी सम्मेलन का। तो प्रथम तो हो गया, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आपका 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, जो कि आपका USA अमेरिका में पड़ता है। USA अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका हुआ था 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका एक देश है, अफ्रीका महादेश में दक्षिण अफ्रीका एक देश है ना। इस यहाँ पे जोहान्सबर्ग, कहाँ? जोहान्सबर्ग में जो है, जोहान्सबर्ग नामक शहर में जो है
तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो तीनों पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपको बता दिए। तीनों पृथ्वी सम्मेलन से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको बताया न्यूयॉर्क में हुआ था, यूएसए, 1997 में हुआ था। तीसरा प्रश्न है आपका, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति होते रहती है, कभी समाप्ति नहीं होता है, एकदम अनलिमिटेड मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, है ना। आपका ये सब किसका एग्जाम्पल है? नवीकरणीय संसाधन का है। फिर आपका है 4 नंबर है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये ऑप्शन चेंज कर दिया है, देख रहे हैं, क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग है और इसमें ऑप्शन अलग है। ठीक है, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन मतलब बार बार ये बनते रहता है, कभी समाप्ति नहीं होता है ना। कौन सा? नवीकरणीय संसाधन यानी कि सौर ऊर्जा। 5वां आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा जा चुका है, देख रहे हैं, ये 2022 में कि फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों में पूछा है और अक्सर पूछते रहता है। तो 5 जून को जो है, कब? 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर आपका है 6 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जैसा कि आपको बताया, यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, जो कि ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, और 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, ये सब भी ध्यान में रखेंगे। तो 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है कि वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है, या होता है तो बहुत लंबा समय लगता है ना, ये समाप्त हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में आपका कोयला आता है, क्या आता है? कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, ठीक है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है, ये सब जो है आपका क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और ये जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा जो आपका ऑप्शन है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, ये तीनों के तीनों आपका क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, समझाते हुए, सरल भाषा में आपको समझाते हुए भी चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा इसमें से ज्योग्राफी पूरा आपको 20 से 25 नंबर जो है इसी 250 क्वेश्चन के बीच में से ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कि रिपीट होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है, 4 बार पूछा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। आपका दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर का जो पूछा जा चुका है वो आपको बता दिए। ठीक है, फिर आपका है मृदा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, इस चैप्टर का नाम है मृदा संसाधन। आप लोग पढ़े होंगे, मृदा संसाधन मतलब मिट्टी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। मृदा संसाधन से ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, पहला प्रश्न है दूसरा चैप्टर का, सुपानी कृषि। सुपानी कृषि किसको कहते हैं? जो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है? सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है। क्या कहता है? सीढ़ीनुमा खेती जो बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? सुपानी कृषि कहा जाता है, या सुपानी कृषि को ही समोच्च कृषि कहा जाता है। सुपानी कृषि को ही क्या कहा जाता है? समोच्च कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि कहा जाता है, जो कि कहाँ प्रसिद्ध है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। तो देखेंगे उत्तराखंड क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है ना। तो उत्तराखंड में जो है सुपानी कृषि जो है प्रचलित है। सुपानी कृषि को ही समोच्च कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण हैं, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि जब खेतों में जो है बहुत लंबे समय तक पानी जो है जमा रह गया तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है ना वो कमजोर पड़ने लगता है। तो हम कहते हैं कि भूमि का निम्नीकरण हो गया, है ना। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई का मतलब होता है खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ दिया जाना। ठीक है, उसका मुख्य कारण है कि पंजाब में 5 नदियाँ हैं। पंजाब का नाम इसलिए पंजाब रखा गया है क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ हैं। क्या है? 5 नदियाँ हैं। 5 नदियाँ जहाँ रहेगा वहाँ पानी स्वाभाविक है कि मात्रा अधिक रहेगा खेतों में।
तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण ऑप्शन डी सिंचाई हो जाएगा, अधिक सिंचाई। तीसरा प्रश्न है काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी माना जाता है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका है चौथा प्रश्न है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका पांचवा प्रश्न, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन। एंड्रीन नामक एक रसायन है, केमिकल है, जो मेढक के प्रजनन क्षमता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। फिर आपका 6 नंबर प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा जो है आपका भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, यहाँ राज्य का नाम पूछा है तो राजस्थान आ जाएगा, है ना। राजस्थान में जो है आपका क्या है? मरुस्थलीय मृदा है, यानी कि रेगिस्तान वाली, वहाँ रेगिस्तान है ना। वहाँ की मिट्टी में जो बालू की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार जो है कहाँ है? राजस्थान में है, जो कि पश्चिम भारत में पड़ता है। तो दूसरा चैप्टर का भी जो ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जा चुका है मैट्रिक की परीक्षा में उसका बता दिए। तीसरा चैप्टर आपका है जल संसाधन, है ना, जल संसाधन। तो पहला प्रश्न है जल संसाधन का भारत में सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड जो है आपका महानदी पर है, कहाँ है? महानदी पर है, ये नदी का नाम है, इसी नदी पर हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये सब जो बता रहे हैं इसको क्या करेंगे? कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ दे देंगे तो पीडीएफ निकलवा लेंगे, और जो ये सब बोल रहे हैं उसको क्या करेंगे? पीडीएफ में ही नोट कर देंगे, ठीक है। फिर आपका है दूसरा प्रश्न, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है ना। गोविंद सागर एक जलाशय है, झील है, जो किस बांध के अंतर्गत बनाया गया है? तो भांखड़ा नंगल बांध के तहत बनाया गया है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है भांखड़ा नंगल बांध के तहत बनाया गया है। ये जो भांखड़ा नंगल बांध है ये आपका सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर है। राज्य का नाम पूछेगा तो आप बताएंगे पंजाब और पंजाब और आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में संयुक्त रूप से जो है इस बांध का निर्माण किया गया है। भांखड़ा नंगल बांध का निर्माण जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर किया गया है, और ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। तीसरा प्रश्न है बृहद क्षेत्र में, बृहद क्षेत्र मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं तो क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी के 71% भूभाग पर क्या है? ये 29% भूभाग पे तो स्थल है। क्या है? स्थल है, जमीन है ना। और 71% भूभाग पर क्या है ना कि जल है, जल की अधिकता बहुत ज़्यादा है ना। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है तीसरा का एकदम करेक्ट होगा। फिर चौथा प्रश्न, देश में सर्वाधिक वर्षा होती है ना। यहाँ पे स्थान का, शहर का नाम लिख दिया है, राज्य का नाम नहीं लिखा है। राज्य का नाम बोलेगा तो आप बताएंगे मेघालय। मेघालय में जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। और तो दुनिया में वर्षा होता है तो स्वाभाविक है कि भारत में भी सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में ही होगा। लेकिन जगह का नाम पूछा है तो मानसीन राम जो है एकदम करेक्ट होगा। मानसीन राम, चेरापूंजी भी मेघालय में ही है, लेकिन आपको मारना क्या है? मानसीन राम। मानसीन राम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा दुनिया में होता है, जो कि मेघालय राज्य में पड़ता है। फिर आपका है प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है अर्थात पाई जाती है? तो 65% आपको एकदम याद रखना है। ये बार बार पूछेगा आपसे कि प्राणियों के शरीर में, मानव के शरीर में जो है जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65% आपको मारना है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। फिर 6 नंबर प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, और एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में है। और इसका जो लाभ है, इस नर्मदा नदी घाटी परियोजना का जो लाभ है वो 4 राज्यों को मिलता है, 3 राज्यों को मिलता है मुख्य रूप से। कितने? 3 राज्यों को मिलता है। गुजरात है ना, आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है ना, इन सभी राज्यों में इसको नर्मदा नदी घाटी परियोजना का लाभ जो है आपको किन किन राज्यों में मिलता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, है ना। तो आपका 6 का जो है ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट होगा।
7 नंबर प्रश्न है आपका, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? भारत का मंदिर, देश के बांधों को, देश में जो बांध है उसको भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 8 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना आपको बताया महानदी पर, उड़ीसा राज्य में है। 9 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित का मतलब क्या होता है? कृत्रिम, है ना, आर्टिफिशियल, बनाया हुआ, मानव के द्वारा बनाया हुआ। सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो रिहंद नदी घाटी परियोजना के तहत बना हुआ है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? रिहंद नदी घाटी परियोजना के तहत, नदी घाटी परियोजना के तहत बना हुआ है, और ये यूपी में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम नदी घाटी जलाशय है, झील है। फिर आपका 10 नंबर, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? संकेंद्रण बढ़ा है मतलब कि उसकी मात्रा बढ़ी है। ठीक है, किस तत्व की मात्रा बढ़ी है? जल के दोहन से। जल का दोहन मतलब जल के बर्बादी से, जल का दुरुपयोग से। ठीक है, किस तत्व का मात्रा जो है बढ़ गया है बिहार में? तो आर्सेनिक जो है, ऑप्शन सी जो है एकदम परफेक्ट होगा, 10 का सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा जाता है? वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो पहला प्रश्न है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का किस राज्य में, निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? वन का क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है, भारत के सभी राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन का विस्तार जो है, क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश के पास है। फिर आपका है दूसरा प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है चरक को माना जाता है। किसको माना जाता है? चरक को माना जाता है। ऑप्शन बी एकदम परफेक्ट होगा। तीसरा है सुंदरवन है। सुंदरवन जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल एकदम परफेक्ट होगा। सुंदरवन जो है सबसे ज्यादा, सुंदरवन का विस्तार जो है पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन को ही मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरवन को ही मैंग्रोव वन कहा जाता है, जिसका विस्तार सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। फिर आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका मयूर है, मोर है। मयूर मतलब मोर होता है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। फिर आपका है 5 नंबर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में, वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्ग याद रखेंगे, एकदम याद रखने वाला चीज है। 5 वर्गों में बांटा गया है। फिर आपका 6 नंबर, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर पर जो था 1948 में वन का विस्तार था, एक एनजीओ रिपोर्ट के अनुसार। तो ऑप्शन बी एकदम परफेक्ट होगा। 7 नंबर प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, धारा 21 का संबंध जो है, संविधान का धारा 21 का संबंध ऑप्शन ए वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से धारा 21 का संबंध है, ये एकदम याद रखेंगे। फिर आपका है 8 नंबर, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? एमपी में है। कहाँ है? एमपी में जो है, मध्य प्रदेश में जो है, जहाँ वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है, वहीं पे आपका कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी जो हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए घड़ियाल एकदम सही उत्तर होगा। घड़ियाल जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है? सबसे ज़्यादा नहीं, केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, केवल भारत में ही पाया जाता है घड़ियाल। ऑप्शन ए एकदम सही होगा। फिर आपका 10 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। गी से गिर, ग से गुजरात। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
गुजरात में है। और गिर जो है सफ़ेद शेरों के लिए, सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका 11 नंबर है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए अब आगे आते हैं। खनिज संसाधन का आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा, कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा से कौन सा खनिज संसाधन जो है प्राप्त किया जाता है? तो कोडरमा पड़ता है आपका कहाँ? झारखंड में पड़ता है। ये जो है आपका अभ्रक के लिए, किसके लिए? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और अभ्रक को माइका भी कहा जाता है ना। इंग्लिश में माइका, कभी कभी माइका नाम लगा के पूछ देगा कि माइका है ना कोडरमा में निम्नलिखित में से पाया जाता है, तो अभ्रक न लिख के माइका लिख देगा। तो ध्यान में रखेंगे, कोडरमा जो कि झारखंड में है, अभ्रक यानी कि माइका के लिए प्रसिद्ध है। पहला हो गया। दूसरा, लौह अयस्क है। लौह अयस्क निम्नलिखित में से क्या है? तो जितने भी खनिज हैं सब का सब अनवीकरणीय संसाधन में आता है। किस में आता है? और लौह अयस्क एक खनिज है, ठीक है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, यानी कि इसकी पुनः पूर्ति होने में समय लगेगा, खत्म हो सकता है। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? लोहा अयस्क का, है ना, जिनसे लोहे की प्राप्ति की जाती है उसको लौह अयस्क कहा जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य जो है लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे बड़ा भारत का राज्य है। 4 नंबर प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी जो है लोहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोहा को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज कहने का मतलब जिसमें लोहे का अंश हो उसको लौह युक्त खनिज कहेंगे। तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क खनिज है, क्योंकि मैग्नेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। क्या है? लोहा का अयस्क है। इस मैग्नेटाइट नामक अयस्क से जो है लोहा धातु की प्राप्ति की जाती है, इसलिए मैग्नेटाइट जो है लौह युक्त खनिज होगा। 6 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट एक अयस्क है एल्युमिनियम धातु का। किसका? एल्युमिनियम धातु का, जिससे बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है। फिर आपका है पित्तल बनाया जाता है। पित्तल जो है बनाया जाता है। पित्तल जो है एक मिश्र धातु है। पित्तल क्या है? मिश्र धातु है, जो कि धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो देखेंगे कि एक ट्रिक है पिताजी। क्या है? पिताजी। पी से हो गया पित्तल, पी से क्या हो गया आपका? पित्तल हो गया। ता से हो गया तांबा, ता से क्या हो गया? तांबा। और जी से क्या हो गया? जिंक, जे से क्या हो गया आपका? जिंक हो गया। यानी कि पित्तल जो है तांबा और जिंक नामक धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है। तो आप ट्रिक क्या याद रखेंगे? पिताजी। फिर आपका 8 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 1 टन इस्पात बनाने में, इस्पात का मतलब स्टील बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 केजी। कितने? 1 टन स्टील बनाना है, इस्पात बनाना है, तो आपको 10 केजी मैंगनीज नामक धातु आपको मिलाना पड़ेगा। फिर आपका है 9 नंबर, भारत में किस खनिज का अभाव है? अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। तो लेड का क्या है? कमी है। लेड पीवी जिसको बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या 82 होता है। कितना होता है? 82 होता है। 10 नंबर प्रश्न, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति की जाती है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। फिर आपका 11 नंबर, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा पाया जाए उसको क्या कहेंगे? कार्बनिक खनिज कहेंगे। तो कोयला, कोयला में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए कोयला को कार्बनिक खनिज कहेंगे। तो खनिज संसाधन का हो गया। अब बात करते हैं शक्ति संसाधन का। शक्ति संसाधन का देखेंगे, शक्ति संसाधन नामक चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है
निम्नलिखित में से कहाँ पे पाया जाता है? तो खनिज तेल के साथ। खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम। ऑप्शन में आपका पेट्रोलियम भी रह सकता है कि पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है आपका प्राकृतिक गैस, तो सही है। ठीक है, प्राकृतिक गैस जो है खनिज तेल के साथ पाया जाता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? परमाणु शक्ति केंद्र सबसे बड़ा एशिया का कौन सा है? तो तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। फिर आपका तीसरा प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ खोला गया? स्थित है डिगबोई, जो कि असम राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। फिर आपका है 4 नंबर, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो कोयले का जो प्रकार होता है वो 4 होता है। कोयले का प्रकार कितना होता है? 4 होता है ना। यहाँ ऑप्शन में जितना देख रहे हैं सब कोयला का प्रकार है। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। उसमें सबसे उत्तम, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट माना जाता है। कौन सा? एंथ्रासाइट। फिर आपका 5 नंबर, सबसे घटिया कोयला, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। चारों में सबसे घटिया होता है, मतलब खराब कोयला जो होता है वो पीट होता है, और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कोयला का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो झारखंड। कौन हो जाएगा? झारखंड। कोयला में कौन है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? झारखंड। 7 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध है कहाँ? है हीराकुंड बांध? उड़ीसा में है, महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर हीराकुंड है, जो कि सबसे लंबा बांध है एशिया का और भारत का। 8 नंबर है, तारापुर ऊर्जा केंद्र है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है आपका तारापुर। फिर 9 नंबर है आपका, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सर्वाधिक है? सबसे अधिक है तो राजस्थान में। राजस्थान में जो है मरुस्थल है, पूरा खुला एरिया है, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा से संबंधित संयंत्र जो है लगाकर सौर ऊर्जा को एकत्रित करके जमा करके उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऐसा वहाँ पे संभावना है। फिर आपका 10 नंबर है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, विद्युत हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट होगा। 11 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई। डिगबोई जो है, जो कि असम में पड़ता है, भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है। फिर आपका है 12 नंबर, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झरिया जो है झारखंड का, वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर 13 नंबर है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो जादूगोड़ा, झारखंड। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, जो कि यूरेनियम धातु के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और यूरेनियम धातु जो है पिंच ब्लेड, कौन सा? पिंच ब्लेड नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो यही है तारापुर। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। फिर 15 नंबर, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर 18 होगा, ये याद कर लेंगे आप। फिर 16 नंबर, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो बताए थे जीवाश्म ईंधन में आपका कोयला भी आता है, प्राकृतिक गैस भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, यानी कि इनमें से सभी जो है सही उत्तर होगा। फिर 17 नंबर है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपका है 18 में, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी कि जल विद्युत संयंत्र यानी कि क्या? जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने वाला जो मशीन होता है उसको सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में किया गया था। दार्जिलिंग जो है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और ये दार्जिलिंग जो है चाय की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भारत में स्थल है। सबसे उत्तम कोटि का चाय जो है यहीं दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में देखिए 4 कोयला तो 4 प्रकार का होता है। कोयला क्या होता है?
4 प्रकार का होता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो भारत में पाया जाता है वो आपका क्या है, बिटुमिनस है। बिटुमिनस टाइप का कोयला जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। भारत का जो सबसे प्राचीनतम कोयले का खान है वो आपका रानीगंज है। रानीगंज कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में जो है आपका रानीगंज पड़ता है। तो इस प्रकार से देखें कि आपका शक्ति संसाधन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो भी बता दिए। अब कृषि का है, क्या है, कृषि चैप्टर का है। तो कृषि का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है ना। रबी फसल, खरीफ फसल कब बोया जाता है, कब लगाया जाता है, उसका उदाहरण क्या है, ये पूछवे करेगा। ठीक है, तो रबी फसल आपका गेहूं है। गेहूं क्या है, रबी फसल है। और धान जो है आपका खरीफ फसल है। धान जो है आपका खरीफ फसल है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो देखिए आ ही गया, धान यानी कि चावल। तीसरा है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का क्या है, तो डेयरी विकास से संबंधित है। दूध के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाना ही ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है, दूध के क्षेत्र में क्या किया गया, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाए गए वो उसका नाम रखा गया ऑपरेशन फ्लड, है ना। डेयरी विकास मतलब दूध के क्षेत्र का, दूध के उत्पादन में विकास करना। 4 नंबर है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है, तो देखेंगे रबड़ आपका रोपण फसल है, गन्ना आपका रोपण फसल है, चाय आपका रोपण फसल है। धान जो है आपका रोपण फसल नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आपका 5, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत में हम लोग जो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, वो कौन सा फसल खाते हैं, तो धान। धान यानी कि चावल, जो एक खरीफ फसल है। चावल है, चावल खरीफ फसल है। चावल क्या है, खरीफ फसल है। और गेहूं क्या है, रबी फसल है। गेहूं क्या है, गेहूं क्या है, रबी फसल है। फिर आपका है 7, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी कि दाल से क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। थोड़ा पेट में दर्द कर रहा है तो थोड़ा आराम आराम से बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग सुनते रहेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो रबी जो है, जैसे गेहूं हो गया, ये आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। बोया जाता है कब, अक्टूबर नवंबर में। अब मार्च अप्रैल में काटा जाता है, क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, फिर 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यावसायिक फसल, जिसको व्यावसायिक फसल को ही रोपण फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोपण फसल कहते हैं। तो कौन नहीं है व्यावसायिक फसल, तो ध्यान देंगे, गन्ना आपका है व्यावसायिक फसल, जूट भी है, तंबाकू भी है। गेहूं जो है आपका व्यावसायिक फसल नहीं है, ये खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। 10 नंबर है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में, जिसको समोच्च कृषि भी कहते हैं या सीढ़ीनुमा कृषि भी कहते हैं। फिर आपका 11 नंबर, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। किस प्रकार की जलवायु का पौधा है चावल, यानी कि धान, तो उष्ण और आर्द्र। उष्ण आर्द्र, ऑप्शन सी सही होगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन में खरीफ फसल कौन है। चावल जो है आपका क्या है, खरीफ फसल है। धान एक प्रकार का है ना, धान का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से धान का प्रकार कौन है, तो औस, अमन, बोरो, ये तीनों के तीनों जो है धान का ही प्रकार है। ये तीनों धान जो है पश्चिम बंगाल में बोया जाता है। 3 बार वहाँ पे एक साल में जो है पश्चिम बंगाल में 3 बार औस, अमन, बोरो, ये सब धान की किस्में हैं, बोया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि धान यानी कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल है। तो कृषि वाला भी आपका ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब निर्माण उद्योग का है, क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्वेश्चन सब है। पहला है आपका, पहला कौन सा है, पहला प्रश्न है आपका, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ है, तो राउरकेला जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है राउरकेला।
फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र, देखिए उद्योग जो है सार्वजनिक यानी कि सरकारी कल कारखाने भी होते हैं और निजी उद्योग के भी क्षेत्र होते हैं, निजी उद्योग भी होते हैं, प्राइवेट कंपनियां भी होते हैं, प्राइवेट है ना कारखाने भी होते हैं। तो आपका सार्वजनिक पूछा है तो सार्वजनिक हो जाएगा कौन? सी, बोकारो। कौन सा? बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। तीसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। फिर 4 नंबर है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या होता है? जिसका उपयोग जो है ना उपभोक्ता यानी कि हम लोग मानव लोग क्या करते हैं, अपने उपयोग के लिए डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं, उसी को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग हो गया, चीनी हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 4 का सी हो जाएगा। 5 जो है, बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि झारखंड में पड़ता है, किस देश के सहयोग से खोला गया? तो रूस। बोकारो किसके सहायता से खोला गया? झारखंड में है, रूस के सहायता से। फिर आपका है 6 नंबर, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। चूना पत्थर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसका सूत्र होता है CaCO3। इसको संगमरमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है? भारत का प्रथम पहला लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है? तो यह टिस्को है ना। टाटा आपका कौन है? टाटा लौह और इस्पात कंपनी। टिस्को जो है भारत का, इसका स्थापना 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है। ये जो कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग है, टिस्को। 8 नंबर है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वही है आपका टिस्को, है ना। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, ठीक है। थोड़ा पेट में जो है दर्द कबड़ गया है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग जुड़े रहेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है तो देखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है, चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है, जूट उद्योग भी, कागज उद्योग भी कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट उद्योग जो है आपका कृषि पर आधारित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 10 नंबर प्रश्न है आपका, नेपा नगर प्रसिद्ध है। ये जो नेपा नगर है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? MP में है, मध्य प्रदेश में है। और ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही होगा 10 का। फिर आपका है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। और ये जो सिंदरी है ये आपका झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड राज्य में पड़ता है। फिर आपका 12 नंबर प्रश्न, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु जो है ना, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है। 13 नंबर, इनमें से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है। फिर है 14, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो जर्मनी में जो है विश्व का पहला पेपर मिल का स्थापना हुआ था। तो चलिए ये भी हो गया, उद्योग वाला हो गया। आपका परिवहन, संचार एवं व्यापार का है, ठीक है। सुनते रहेंगे, ठीक है। यही सब बार बार आपको समझा रहे हैं कि देख रहे हैं रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इतना सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पक्का है कि एकदम 100% है कि 20 से 25 नंबर आपका यहीं से ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव काम हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। आपका जितना भी रेलवे जोन है, कुल 17 गो रेलवे जोन है, उसमें से आपका पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय पूछा है तो हाजीपुर। बहुत पूछता है ये, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। दूसरा है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है।
तीसरा है आपका एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में। कहाँ स्थापित किया गया? भारत में। फिर आपका है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में। कब? 1854 में जो है भारतीय डाक विभाग का स्थापना हुआ था, है ना। एक ब्रिटिश, इसमें शासन किसका था? ब्रिटिश का था, अंग्रेजों का था। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे, है ना, डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में जो है ये डाक व्यवस्था का शुरुआत, डाक विभाग का शुरुआत जो है किया गया था। 5 है डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो महाराष्ट्र में जो है डेक्कन ओडिसी नामक रेलगाड़ी चलती है। फिर 6 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है उत्तर रेलवे है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली पड़ता है। फिर आपका 7वां प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो ये सड़क मार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये आपका भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, ठीक है। दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, क्या हो गया? चेन्नई हो गया, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, और एक और नगर है कौन सा इधर? मुंबई, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेंगे 4 महानगरों को जो है, 4 जो महानगर है उन चारों महानगरों को जो है जोड़ने वाला जो मार्ग है ना, उसको स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। 8 नंबर है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, कहाँ पे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो दिल्ली में जो है मेट्रो सेवा है। 9 नंबर प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण, इसका स्थापना 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। 10 नंबर, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? तो जल वाला जो है, जल परिवहन जो है सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। 11 नंबर, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? पक्की सड़कों वाला, है ना, प्रथम राज्य कौन है जहां लंबाई पक्की सड़कों की बहुत ज़्यादा है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है पक्की सड़कों की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है संपूर्ण भारतवर्ष में। फिर आपका है बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेल जो थी वो ईस्ट इंडिया रेलवे था। ऑप्शन बी सही होगा। फिर आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना। इलाहाबाद से हल्दिया ये पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी लंबाई भी जो है सभी राष्ट्रीय जलमार्गों में सबसे अधिक माना जाता है, सबसे माना क्या जाता है, ठीक है। इलाहाबाद से हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को कहते हैं, ठीक है। 14 में भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी रेलवे है। कौन सा है? उत्तर पूर्वी रेलवे जो है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। फिर आपका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में जो है 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। फिर 16 नंबर प्रश्न है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन सा है? तो जल परिवहन, है ना। बहुत प्राचीन समय में जल से ही हम लोग क्या करते थे? परिवहन करते थे, इधर से उधर आते जाते थे। 17 नंबर प्रश्न है मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगाओ बंदरगाह जो है आपका गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है, ठीक है। और आप लोग चैनल को क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर ही देंगे, ठीक है, लाइक कर देंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। आपके लिए वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? बनाएंगे। और आप लोग जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बढ़ेगा सब्सक्राइबर तो बहुत अच्छा लगेगा। तो 18 नंबर प्रश्न है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है गुजरात में है। ऑप्शन डी सही होगा। 19 नंबर प्रश्न है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो ये जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो है एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। ये मुंगेर में, बिहार में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार के मुंगेर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंगेर जिले में पड़ता है। फिर आपका है 20 नंबर निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो मेघालय जो है रेल मार्ग से अभी भी नहीं जुड़ा हुआ है। 21 नंबर है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए रिपीट हो गया, 1953 में हुआ। फिर आपका उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, आपको बताए थे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है।
चलिए आगे है, 23 नंबर प्रश्न है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया, कब किया गया? तो 1957 में, 1957 में जो है ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना गया। फिर 24 नंबर प्रश्न, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश। नेपाल देश के साथ बोल रहा है, किसके साथ बोल रहा है? नेपाल देश के साथ जो है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो उत्तर प्रदेश के साथ। फिर 25 नंबर, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कांडला, गुजरात में। ठीक है, अब आ गया बिहार का संसाधन के बारे में आ गया। किसके बारे में आ गया? बिहार का। जितना हम लोग पढ़ रहे थे देश के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, देश के संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब स्पेशली बिहार के बारे में है ना, कुछ चैप्टर जो है बिहार के बारे में है और आपका पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? अमरकंटक जो है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है ना, एक पर्वत चोटी है जो कि मैकाल की पहाड़ी के अंतर्गत आता है ना। मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है। और यहाँ से एक नदी निकलता है, सोन नदी। कौन नदी निकलता है? सोन नदी। ठीक है, जो कि एक बिहार की एक प्रमुख नदी है, सोन नदी। दूसरा है गंडक परियोजना है, कहाँ है? वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर बेतिया में पड़ता है ना, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार से संबंधित है तो बिहार से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तीसरा, बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है ना? उत्तर बिहार जो है बाढ़ से बहुत ग्रसित रहता है। ठीक है, बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। 5 है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। 6 है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% क्षेत्र में क्या है? वन है। फिर आपका 7 है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60% भूभाग क्या है? कृषि क्षेत्र है। फिर आपका ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा जिले में जो है ककोलत वाटरफॉल है। क्या है? ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है। फिर 9 नंबर है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो बिहार का सीमा नेपाल देश से जुड़ा हुआ है। फिर आपका है 10 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक जो है कोसी को कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है। फिर आपका है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा में जो है आपका कुशेश्वर स्थान स्थित है। दरभंगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर 12 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। पटना में जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान है। थोड़ा आप लोग है ना धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा पता नहीं क्यों पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगा है। ठीक है, तो धीरे धीरे बोल रहे हैं। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? देखें रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, तो 7% है ना। 14 नंबर प्रश्न है, कांवर झील किस जिला में है? तो बेगूसराय में जो है कांवर झील है। कांवर झील कहाँ है? बिहार के किस जिला में? तो बेगूसराय जिला में है। फिर है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है ना? तो रोहतास जिला, ऑप्शन ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो बांका में है। कहाँ है? बांका में जो है आपका मंदार की पहाड़ी है। तो देख रहे हैं। फिर आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन बिहार से संबंधित है। एक कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहाँ है ये कहलगांव? तो भागलपुर में है। कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में है। फिर कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में जो है कांटी विद्युत परियोजना है। फिर बिहार संपन्न है, किसमें बिहार संपन्न है? तो कृषि क्षेत्र में जो है बिहार संपन्न है। चौथा आपका पाइराइट अयस्क खनिज है। पाइराइट जो है अधात्विक खनिज है। कैसा है? अधात्विक खनिज, इसमें धातुओं का अंश नहीं पाया जाता है, उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। फिर 5 है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इनमें से सभी कांटी विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना, सब का सब कहाँ है? बिहार में है।
फिर उद्योग एवं परिवहन बिहार से रिलेटेड ही है, उद्योग एवं परिवहन बिहार के संदर्भ में है। पहला, बिहार में रज्जू मार्ग है, कहाँ है? रज्जू मार्ग बोलते हैं रोपवे को, क्या बोलते हैं? रोपवे को जो है ना, रज्जू मार्ग बोलते हैं, जो कि राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में आप जाएंगे, राजगीर की पहाड़ियों में इधर से उधर जाने के लिए रोपवे रज्जू मार्ग का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा है, रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में, जमालपुर बिहार में ही पड़ता है, आपका मुंगेर जिला में पड़ता है। यहाँ रेल वर्कशॉप है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेल वर्कशॉप है ना। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो बांका में। मंदार हिल, मंदार की पहाड़ी कहाँ है? बांका जिला में है। फिर आपका है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? देखिए पुराना डाटा है, क्या है ये? पुराना डाटा है, ठीक है। तो पुराना डाटा के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो 6283 किलोमीटर जो है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है। फिर है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताए किए हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली रेल लाइन है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण। पहला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो पटना में है। कहाँ है? पटना में है। और यहाँ देख रहे हैं 2011 का जनगणना का पूछ रहा है, तो 2011 का जनगणना क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब 2001 का जनगणना पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 2001 का। अब जो पूछेगा 2011 के जनगणना से पूछेगा। वैसे जान लीजिए, जब पूछ दिया है तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%। नगरीय आबादी, शहरों में रहने वाले लोगों की आबादी जो है 10.5% है पूरे बिहार का। तीसरा है, सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? तो 8 करोड़ से अधिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो पटना है। पटना में जनसंख्या घनत्व भी क्या है? सबसे ज़्यादा है। चलिए, मानचित्र का आ गया आपका। मानचित्र से आपका 2 ही क्वेश्चन पूछा है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। जब तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष क्षेत्र की विशेष जगह का ऊंचाई जो है नापा जाता है, स्थान को मापा जाता है, ऊंचाई को नापा जाता है, तो उसको स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। फिर है आपका, मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दिखाता है? तो नीला रंग जो है जल को दिखाता है, ठीक है। चलिए, अब आ गई आपदा प्रबंधन का। ये जितना आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ बताने वाले हैं, ये आपदा प्रबंधन का है। किसका है? आपदा प्रबंधन, जो कि सबसे आपदा प्रबंधन में पूरा का पूरा इसी में 40 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूरे आपका जितना आपदा प्रबंधन पूछा है इसी में आ जाएगा। तो आपदा प्रबंधन चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है तो संसाधनों की खोज के लिए। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। संसाधनों के खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा है, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा मतलब मानव के द्वारा लाया गया आपदा। तो आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। उसके अलावा बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये जो है प्राकृतिक आपदा है। तीसरा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन मतलब आपदा को कम करने में, आपदा के प्रभाव को कम करने में प्रमुख घटक कौन सा है? तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव एवं मोहल्ला। कोई भी आपदा होता है तो यही लोग क्या करते हैं, है ना, आपदाओं से लड़ते हैं। तो इनमें से सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, पहला काम तो यही करना चाहिए। फिर 5 नंबर है, इंफ्रारेड कैमरा। एक कैमरा होता है जिसका नाम है इंफ्रारेड, का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो भूकंप में ज़्यादातर किया जाता है। भूकंप में जो है इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, जो भी दबे कुचले लोग होते हैं अंदर में, वो थोड़ा पता चल जाता है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है ना? तो वर्षा की कमी। वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा।
7 नंबर है, निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, है ना। तो इनमें से सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? भूस्खलन कहाँ आता है? पर्वतीय क्षेत्रों में आता है। जब चट्टान क्या होता है, ऊपर से घसक के नीचे गिर जाता है तो उसको भूस्खलन कहते हैं। और सबसे अधिक जो भूस्खलन आता है उत्तराखंड में आता है। कहाँ आता है? उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? तो दक्षिण बिहार जो होता है ना, उत्तर बिहार में तो बाढ़ आता है, दक्षिण बिहार में क्या है, सूखा पड़ जाता है। इधर नदियाँ बहुत कम है ना, इसलिए। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग जो है, मलबा जब भूकंप आता है तो जो उसमें दब जाते हैं लोग, तो उसका पता हम लोग इंफ्रारेड कैमरा से पता करते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, और जितना ऑप्शन है वो सब मानव जनित आपदा है। 12 नंबर प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। 13 है, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ जो है आपदा है। कैसा आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। फिर आपका है, महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी। महासागर के तल में नीचे कंपन होगा, कंपन मतलब भूकंप होगा, तो उसका परिणाम क्या आएगा? सुनामी आएगा। 15 है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन सा है? पी तरंग जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। पी तरंग प्राइमरी तरंग, ठीक है ना, प्राइमरी वेव्स। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी जो है ना मानव जनित नहीं है। मानव जनित तो आतंकवाद है, रेल दुर्घटना है, सांप्रदायिक दंगे है। तो ऑप्शन सी सही होगा 16 का। 17, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थानों पर चला जाना चाहिए जब बाढ़ आ जाए तो। 18 है, सुनामी का प्रमुख कारण है? समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। समुद्र में भूकंप आ गया तो सुनामी अइबे करेगा। 19 है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में आता है, आसमान में थोड़े ना आता है, समुद्र में आता है। 20 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जो है संचार मतलब बातचीत करने का, है ना, अपने खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। निम्न से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, तो आतंकवाद जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा आपका सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है। फिर है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में जो है ना, बहुत भयंकर भूकंप आया था। 23 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। वर्षा बहुत अधिक होगा तो नदियों में बाढ़ आना ही है, ऑप्शन सी। 24 है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र, पृथ्वी पे जो भूकंप का केंद्र बनता है पृथ्वी के सतह पर, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप जहाँ आता है धरती के नीचे उसको केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पृथ्वी के सतह पे जो भूकंप का केंद्र होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। फिर 25 नंबर प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए, है ना, इससे भवन गिरेगा नहीं जल्दी। 26 है, बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है? नहीं। 27 है, बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है फसलों का, पशुओं का, भवनों का, उपर्युक्त सभी का जो है बहुत भयंकर हानि होता है। 28 है, सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इनमें से मानव जनित आपदा है तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी सब है, लेकिन ऑप्शन इनमें से सभी हाँ दिया है, ऑप्शन डी होगा। सब का सब जो है मानव जनित आपदा है। 30 है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार जो है ना बाढ़ग्रस्त है। उत्तरी बिहार क्या है? बाढ़ग्रस्त है।
छब्बीस सितंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल के खाड़ी में जो है ना 2004 में भयंकर सुनामी आया था। 32 से कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ बोल रहा है ना। कृषि, ध्यान देंगे तो मिट्टी के नमी में अभाव, मिट्टी में पानी की मात्रा कम हो गया तो कहें कृषि सुखाड़ हो गया। 33 से मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। 34 में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे सांप्रदायिक दंगा मानव जनित है, आतंकवाद भी मानव जनित है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित है। अपने आप नहीं होता है रेल दुर्घटना, कोई गलती हो जाता है ना पायलट से, तो उसके कारण क्या हो जाता है? दुर्घटना हो जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर है आपका सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव, जल की कमी ही को सुखाड़ कहते हैं। 36 बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता, वर्षा बहुत अधिक होने से क्या होता है? बाढ़ आता है। क्या आता है? बाढ़ आता है। 37 से सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर, सुनामी जहाँ आता है वहाँ हम लोग भवनों का निर्माण सागर तट से क्या करना चाहिए? दूर वाले क्षेत्रों में करना चाहिए। 38 से गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो भारत में भूकंप का जो पेटी है, जोन है, वो कुल 5 है ना। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो जैसे जैसे जोन में बढ़ेंगे ना वैसे भूकंप का तीव्रता बढ़ता जाएगा। जैसे जोन 1 में बहुत कम भूकंप आएगा, जोन 2 में थोड़ा 1 से ज़्यादा आएगा, जोन 3 में 2 से ज़्यादा आएगा, जोन 4 में जो है 3 से ज़्यादा भूकंप आएगा, जोन 5 में जो है ना सबसे खतरनाक भूकंप आएगा, हिला देगा धरती। तो गुजरात का कच्छ जिला जो है, कच्छ वाला एरिया है, वहाँ जोन 5 में आता है। यहाँ भयंकर भूकंप आता है, हिला के रख देता है। ठीक है, फिर आपका है 39 सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में बाढ़ भयंकर आता है ना। 40 से संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है ना। आपदा प्रबंधन का जो पहला क्वेश्चन था वही लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज घुमा के पूछ दिया है। तो इस प्रकार से देखें, ज्योग्राफी यानी कि क्लास 10th का भूगोल वाला आपका जितना ऑब्जेक्टिव था, सारे चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोग ये वीडियो को सपोर्ट करेंगे, है ना। ये वीडियो चलेगा तो इसका सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का, ये ऑब्जेक्टिव तो सब बना दिए, अब 2 मार्क्स का जितना प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है ज्योग्राफी का उसका ले आएंगे। ठीक है, पूरा जितना का जितना होगा सारे चैप्टर का एक साथ ले आएंगे, है ना। फिर 4 नंबर वाला जो पूछा जाता है वो 2 नंबर के बाद में लाएंगे। 3 वीडियो आपके लिए इसका ज्योग्राफी का अपलोड कर देंगे, इतना आपका बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो फाइनली चलते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत सारा नोट्स PDF मिलता रहेगा। थैंक यू।